नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 7 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें आज हमारा पहला आर्टिकल है एक लोकेशन से संबंधित जिसे पोर्ट बॉ कहते हैं, जो स्पेन में है। ठीक है, तो आज इसका डिस्कशन करेंगे लोकेशन के लिए। उसके बाद आगे आज एक और आर्टिकल है फर्स्ट पेज में। ये जो लोकेशन का जो आर्टिकल था ना, ये कल का आर्टिकल है, संडे का है। ठीक है, तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सोचा कि आज ही डिस्कस कर देता हूं। दूसरा जो मेरा आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री लॉन्च रिवैप ऑफ 508 अमृत भारत स्टेशन का पुनरुद्धार किया गया है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद G20 में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टॉपिक है, वहां पे जो नेगोशिएशंस हैं उसमें असहमति क्यों है, इसके बारे में पूरा मुद्दा जानेंगे कि क्यों रूस यूक्रेन के मुद्दे के कारण विश्व जो है दो ध्रुवों में बट गया है, तो इसका क्या कारण है विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके लास्ट में जो है कि ये जो मणिपुर में जो नरसंहार हुआ है, जो लड़की पे इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में इस अनेक प्रकार की बातें बनाई जा रही है हमारे देश के बारे में, परंतु फिर भी जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है अभी भी शांत है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे कोई ठोस कदम अभी उठाने में सक्षम नहीं हो पाया है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसका नाम है पोर्ट बाओ। ठीक है, पोर्ट बाओ मेनली स्पेन में है। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों आया है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। स्पेन और फ्रांस सीमा पर जंगल में आग लग गई है। ठीक है, जहां स्थानीय लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। अग्निशामकों ने कहा कि उन्होंने शनिवार को भूमध्य रेखीय तट पर फ्रांस के साथ स्पेनिश सीमा पर पोर्टबो में सक्रिय जंगल की आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते हुए 130 से अधिक लोगों को इवैक्यूएट किया, मतलब निकाला, दूसरे स्थान पर भेजा, सुरक्षित निकाल लिया। फिर स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र कैटेलोनिया के अग्निशामकों ने फ्रांसीसी सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया, क्योंकि आग ने लगभग 435 हेक्टेयर मतलब कि 1100 एकड़ भूमि को नष्ट कर दिया, जिसमें अनुमानित 250 हेक्टेयर भूमि को खतरा था। पोर्टबो के दक्षिण में आग लगने की सूचना मिलने के कुछ घंटों बाद एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को रात भर में कई गांव से निकाल लिया गया, जिसका रेलवे स्टेशन स्पेन को फ्रांस से जोड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा लोकेशन। ये देखिए पोर्टबो है, पोर्टबो यहाँ पे फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं लोकेशन। ये है फ्रांस, ये है स्पेन, और यहाँ पे ये लोकेशन देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेडिटेरियन सी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, तो ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड है, बेल्जियम है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे भी एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा जगह जो है स्थल क्षेत्र जो अफ्रीकन कंटिनेंट और यूरोपियन कंटिनेंट को जोड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला आर्टिकल है मेरा, प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया है 508 अमृत भारत स्टेशन का पुनरुद्धार के लिए, मतलब कि पुनर्विकास के लिए। ठीक है, तो इसको विस्तार से देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन, प्रधानमंत्री ने 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनरुद्धार का शुभारंभ किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें दीर्घकालिक दृष्टि से निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। यह लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लानिंग और स्टेशन की जरूरत और संरक्षण के अनुसार मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। इसका व्यापक जो उद्देश्य है वो है, तो इसमें है न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, ठीक है, जो स्टेशनों पे जरूरी है, सहित उससे आगे की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में अनेक प्रकार का योजना का कार्यान्वयन और लंबे समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लक्ष्य हितधारकों की जरूरतों को पूरा करना, जहां तक हो सके संभव धन की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर स्टेशन उपयोग का अध्ययन करना होगा। यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन, अपडेशन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगा। ठीक है, इसमें उन स्टेशनों को भी शामिल किया जाएगा जहां विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किए गए हैं। ठीक है, जहां पे
तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन आयोजित किया गया है या किया जा रहा है, लेकिन रूफ प्लाजा के निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसके योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, जहां तक संभव हो विभिन्न वेटिंग हॉल को बेहतर बनाने, उच्च कोटि का बनाने के लिए, अच्छे कैफेटेरिया भोजन की सुविधाओं के लिए रिटेल सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। सड़कों को चौड़ा करने, अवांछित संरचनाओं को हटाने, जो अनावश्यक चीजें हैं उसे हटाने, उचित रूप से डिजाइन किए गए सैनिटाइजर्स को, उसके बाद जो सैनिटाइजेशन के लिए शौचालय है, यहाँ सारे आवश्यक चीजें उपलब्ध कराए जाएं, साफ सुथरा रखा जाए। उसके बाद समर्पित जो पैदल यात्री पथ है, ठीक है, जो एक्सकलेटर है और भी जो इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जाए, चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद अच्छी तरह से नियोजित पार्किंग का व्यवस्था किया जाएगा, बेहतर प्रकाश व्यवस्था किया जाए आदि द्वारा सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के पहुंच मार्गों में सुधार किया जाए और स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाए, जो सड़कों का बेहतर फैलाव हो सके। स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अपडेट किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या कहा गया राइटर के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 24,470 करोड़ से अधिक की लागत से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की वर्चुअल आधारशिला रखी, लॉन्च किया। ठीक है, 508 स्टेशन में 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 55, जैसे 4,000 करोड़ की लागत, बिहार में 49 स्टेशन। ठीक है, महाराष्ट्र में 44 स्टेशन जिसका लागत है 1,500 करोड़, पश्चिम बंगाल में 37, उसके बाद मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, उड़ीसा में 25, पंजाब में 22। इसी तरह सभी स्टेट में जहां जहां जरूरत है रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहां वहां सरकार अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश के 1300 प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण एक रेलवे स्टेशन पर केंद्रित शहर के समग्र शहरी विकास की दृष्टि से प्रेरित करता है। इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर बेहतर बैठने की व्यवस्था, उन्नत प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम, उसके बाद मुफ्त वाईफाई और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर मॉडल एकीकरण और यात्रियों के लिए साइनेज मतलब कि शौचालय सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में रेलवे के विस्तार के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा कि लाइनों के दोहरीकरण मतलब कि डबल रेलवे लाइन बिठा जाएगा। ठीक है, उसके बाद गेज में परिवर्तन, इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जल्द ही पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि नागालैंड को 100 साल बाद अपना दूसरा स्टेशन मिला है। ठीक है, ये भी याद रखें, नागालैंड में मात्र 2 ही रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब संस्कृति के उद्देश्य से देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने और आगे क्या क्या योजनाएं बनाई या केंद्र सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाए। तो अपने संस्कृति के विस्तार और प्रचार करने के लिए हम स्टेशनों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे धरोहर का प्रचार हो सके। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, ठीक है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया। ठीक है, मधुबनी तो वहां पे जो स्टेशन है वहां पे देखिएगा, जब जाइएगा मधुबनी तो वहां पे मधुबनी पेंटिंग का पूरा पेंटिंग किया हुआ है, जिससे कि आसपास के लोग या कहीं से भी बाहर से भी लोग आते हैं तो वो उसके लिए जागरूक हो सके और क्यूरियस हो कि ये क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर ले, जिससे हमारा कला का विस्तार हो सके। ठीक है, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां जयपुर रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान के हवा महल और आमेर किले की झलक दिखेगी, वहीं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का डिजाइन रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड का दीमापुर स्टेशन क्षेत्र की 16 जनजातियों की वास्तुकला का प्रदर्शन होगा, जिससे कि हमारे कला का विस्तार हो। ठीक है,
मोदी ने रेखांकित किया कि सभी अमृत स्टेशन हरित भवनों के मानकों के मतलब इको फ्रेंडली अनुरूप बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसका रेलवे स्टेशन नेटवर्क नेट शून्य उत्सर्जन, समझे, नेट जीरो इमिशन, ठीक है, थोड़ा भी कार्बन इमिशन नहीं करेंगे 2030 के बाद रेलवे स्टेशन से, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल G20 से संबंधित है कि जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अनेक प्रकार के विषय के लिए जो बैठक हुई अभी G20 मेंबर्स के बीच में, उसमें किसी भी बात पे किसी से सहमति नहीं बनी। तो ये जो असहमति का मुद्दा है ये क्यों है, इसका क्या कारण है कि जब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ, दो ध्रुवों में बट गया है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध के मुद्दे पर असहमति के बाद G20 सदस्यों के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर असहमति की चिंता अभी देखी जा रही है, ठीक है। वहीं G7 के देशों में भी रूस एवं चीन के बढ़ते नजदीकियों से चिंता हो रही है, ठीक है, और देशों को। वहीं विकसित देश एवं विकासशील देशों के बीच जलवायु लक्ष्यों एवं जलवायु वित्त से संबंधित भी सवाल है, क्योंकि $100 बिलियन पर ईयर देने का वादा किया गया था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से, परंतु इसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है G20 के मुद्दे के लिए, ठीक है। तो आइए विस्तार से देखते हैं। तो जैसे G20 का जो मंत्री स्तरीय जो बैठक हुआ जुलाई में, कई प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त सहमति के बिना 2 G20 मंत्री स्तरीय बैठकें समाप्त होने के बाद चिंताएं बढ़ गई है। G20 वार्ताओं को जलवायु परिवर्तन की बाधा का सामना करना पड़ रहा है। अनेक प्रकार के क्लाइमेट चेंज रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो इसी पे वार्ता चल रही है। जलवायु परिवर्तन एक आम सहमति पर मतभेद के कारण नेताओं की घोषणा पर बातचीत रुकी। यूक्रेन संघर्ष का संदर्भ मुख्य कारण है। अब तक किसी G20 मंत्री स्तरीय बैठक ने कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं की है। सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं निरंतर प्रयासरत है, ठीक है, वार्ताएं निरंतर हो रही है। जुलाई में ऊर्जा परिवर्तन, पर्यावरण और जलवायु पर 2 G20 मंत्री स्तरीय बैठकें उत्सर्जन लक्ष्यों, जीवाश्म ईंधन में कटौती और जलवायु वित्त सहित कई प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त सहमति के बिना समाप्त होने के बाद चिंताएं बढ़ गई। कई सूत्रों ने कहा कि पिछले सप्ताह शून्य मसौदा या नेताओं की घोषणा के पहले मसौदा के लिए आभासी शेरपा, मतलब कि मसौदा से पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उससे पहले भी बातचीत हुई, लेकिन वहां भी मतभेद सामने आया, ठीक है। अब देखिए सामंजस्य में कमी क्यों है। तो भारत यहाँ का हेड है, ठीक है, G20 का जो प्रेसिडेंट अभी बना हुआ है भारत। तो भारतीय वार्ताकारों ने कहा कि वे मतभेद के सभी पक्ष पर एक विस्तृत वार्ता के बाद, जिससे 9 और 10 सितंबर को नेताओं के शिखर सम्मेलन में कोई समाधान सुनिश्चित किया जाए। भारत ने आश्वस्त किया है लोगों को कि जो G20 के मेंबर्स हैं, अभी भारत के जो प्रेसिडेंसी है, इसमें एक सही निष्कर्ष निकाला जाएगा और समाधान किया जाएगा। जो भी समस्या का मुद्दा है उस पर डिस्कशन करने के बाद ही उसका समाधान सुनिश्चित होगा, ठीक है। तो फंडिंग की कमी, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए जो विकसित देश जो है विकसित आज हो गए हैं अपने डेवलपमेंट के कारण, तो उसी से उत्सर्जन बढ़ा है। तो जो करार हुआ था $100 बिलियन पर ईयर, उस पे भी अभी सहमत नहीं है। जैसे एक और विवादास्पद मुद्दा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित विकसित देशों द्वारा किए गए वित्तीय सहायता का वादा किया गया, जिसमें 2020 से शुरू होकर प्रति वर्ष $100 बिलियन प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जैसा कि अध्यक्ष के सारांश में दर्ज किया गया था। G20 सदस्य इस बात पर भी सहमत नहीं है अभी वर्तमान में, ठीक है। अब देख लेते हैं ECSWUG, ये क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्क ग्रुप। G20 के बैठक के अंत में अध्यक्ष भारत ने कहा कि सदस्यों के बीच 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन से संबंधित साक्ष्यों, रिकॉर्डों को एकत्रित कर लिया जाएगा, ठीक है, और 2035 तक उत्सर्जन में 60% की कमी, ये है 2019 की तुलना में, किया जाएगा, जो भारत सहित विकासशील देशों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। भारत के लिए मैंडेटरी नहीं और डेवलपिंग कंट्री के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए मैंडेटरी है। अब देख लेते हैं G20 सदस्यों के बीच असहमति के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे नवंबर में
दुबई में होने वाला COP28 की बैठक भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि विचारधाराएं जब तक नहीं मिलेगी किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता, आम सहमति नहीं बन सकती है। आम सहमति जब तक नहीं बनेगी उस पे किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्जर्वेशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने चेन्नई में बैठक के बाद कहा कि हमें एक मजबूत सुसंगत संकेत की उम्मीद थी, लेकिन हमें वह नहीं मिला है। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था। अब देख लेते हैं एक और आर्टिकल। ये तो लगभग डेली ही अखबार में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही शर्मसार करने वाला मुद्दा है मणिपुर का। तो इसको आज हम विस्तार से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसमें राइटर बोलते हैं कि जो ये घटना घटी और उसके इतने लंबे समय के बाद कोई एक्शन लिया जाना क्या भारतीय न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाता है। इसमें राइटर बोलते हैं चुप्पी जो अभी भी चल रही है, जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार, कोई भी डायरेक्ट एक्शन लेने में सक्षम नहीं हो पाया, ना ही न्यायपालिका। तो इसमें कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि चुप्पी की हर हरकत मणिपुर में भय का वातावरण पैदा कर रहा है। कुकी, ये पूरा का पूरा मुद्दा है कुकी और मेइतेई, यही दोनों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो इसमें राइटर कहते हैं कि कुकी जो महिलाओं की तस्वीर जो इंटरनेट पे वायरल हुई, ठीक है, उन्हें जिन्हें भीड़ और अनेक लोगों ने, समाज के जो असामाजिक तत्व हैं और भीड़ ने मिलकर उन लड़कियों को निर्वस्त्र किया, परेड कराया और नुकसान पहुंचाया। देश और दुनिया में ये सारा खबर फैला हुआ है। ठीक है, तो वे हमें न केवल शर्मिंदा कर रहे हैं बल्कि इस बात पर गुस्सा भी दिला रहे हैं कि भारत में ऐसी भयानक घटनाएं होती है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो लगातार अपने महिमा मंडन में लगे रह जाते हैं। भारत की विश्व शक्ति आकांक्षाएं जो है, G20 की अध्यक्षता और बढ़ती अर्थव्यवस्था, इन्हीं की बातें करते रहते हैं। इन्हें कोई याद दिलाए कि जो भारत में लगातार यौन हिंसाएं हो रही है उसका समाधान के संबंधित कोई भी वार्ता करने से ये लोग बचते हैं। तो इसका समाधान कौन करेगा, क्योंकि ये नेता हमारे लिए अकाउंटेबल है, इन्हें हमने अपना प्रतिनिधि बना के संसद में भेजा है। तो इसी के मुद्दे पे बोलते हैं राइटर कि गोवा से लेकर गुवाहाटी तक, ठीक है, और दिल्ली से लेकर शिलोंग तक आम लोग इस घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के स्लोगन गाए जा रहे हैं, उसके बाद कैंडल्स जलाए जा रहे हैं, वो वी शैल ओवरकम का सॉन्ग गाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये छोटे असहाय संकेत लग रहे हैं, लेकिन इसके मायने हैं, क्योंकि समाज इसके प्रति न्याय चाहती है। तो पुनर्स्थापनात्मक न्याय के लिए हर कार्रवाई मायने रखती है। जैसे हर चुप्पी नुकसान और भयावह समाज को प्रदान करती है। जैसे ही हम किसी भी मामले पे चुप रहना शुरू कर देंगे ना, तो वो मामला लगातार बढ़ता जाएगा और वो हमारे हाथ से भी निकल सकता है, अनियंत्रित हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संदिग्ध मामला पे चुप्पी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हमेशा दुष्परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ता है। तो नागालैंड के व्यस्त व्यावसायिक शहर जो है वो दीमापुर है के किनारे स्थित चुमुकेदिमा जो है, चुमुकेदिमा जो है वहां पे, यहाँ पे फोरम फॉर नागा रिकंसिलेशन FNR एक फोरम बनाया हुआ है, जिसने राज्य में रहने वाले यही दोनों समुदाय कुकी और मेइतेया को हाथ पकड़कर शांति का आग्रह करने के लिए एक खुले मैदान में एकजुट तो कम से कम किया। ठीक है, यह प्रतीकात्मक लग सकता है, लेकिन गहराई से देखने पर यह बहुत ही आवश्यक है। FNR ने कटु रूप से विभाजित गुटों के बीच शांति की आपसी सम्मान लाने के लिए 2 दशकों से अन्य नागा नागरिक समाज के नेताओं के साथ शांति और सुलह का काम किया। तो मिजोरम का कहना है कि कुकी और जोमी जनजाति के 12,000 से अधिक लोगों ने, जिनकी मिजो लोगों के साथ जातीय रिश्तेदारी है, राज्य में शरण ली। ठीक है, ये जोमी का भी मुद्दा आ जा रहा है, जोमी ट्राइब। ठीक है, और उसके साथ
कुकी का संबंध है, जोमी और कुकी, क्योंकि यह पड़ोसी म्यांमार से आए 40,000 से अधिक शरणार्थी हैं जो यहां पे अशांति फैला रहे हैं। तो इसमें जवाबदेही का भी मुद्दा आता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर होता है? प्लीज कोई अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें इन्हें दंड मिल सकता है, और इसमें मूल अंतर है दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों में ड्यूटीज होते हैं। अब देखते हैं कि हम यौन हिंसा की विशिष्ट घटनाओं के लिए जवाबदेही के मुख्य मुद्दे पर ही लौट जाते हैं। ऐसे और भी मामले सामने आए हैं, जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर का भी मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह, जिन्होंने अब इम्फाल घाटी में मेतियाई बहुमत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उनका कहना है कि उन्होंने जो ये भयानक जो घटना घटी उसका वीडियो वायरल जो हुआ, उनका कहना है कि उन्होंने भयानक वीडियो केवल उसी दिन देखे थे जब वे पिछले सप्ताह सार्वजनिक डोमेन में सामने आए थे। बाद में उन्होंने, और उसके बाद फिर तुरंत ये बात बदल दिया। उन्होंने बाद में इसका बोला कि आपको जमीनी हकीकत देखनी होगी। ऐसे सैकड़ों मामले हैं और यही कारण है कि राज्य में इंटरनेट बंद है। ठीक है, मतलब कि इनको जानकारी होते हुए भी ये अकाउंटेबल नहीं है स्टेट के पीस के लिए। ठीक है, यहाँ पे राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन्हें इस पे एक नियमित एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार से कंसल्ट करना चाहिए था और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए था। आप चुप रहेंगे तो ये लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, जाति और धर्म का जो मुद्दा है वो निरंतर स्थितियां खराब ही करते जाता है समाज का। यह एक स्पष्टीकरण है जिसे मुख्यमंत्री को देने की आवश्यकता है कि क्या वह यौन शोषण के मामलों या मौत, आगजनी, लूटपाट और धमकी पर दर्ज की गई कई एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं। मतलब कि उन्हें जानकारी थी फिर भी इस पे सही एक्शन नहीं लिया गया। तो स्थिति के लिए जवाबदेही तय करने के लिए न्यायिक आयोग की घोषणा 2 महीने पहले की गई, लेकिन अभी तक अपना काम शुरू करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो इसे यौन शोषण के मामले को ऐसे मामले के रूप में लेना चाहिए जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कमजोर लोगों की, ठीक है, यहाँ पे बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और जो कमजोर लोग हैं, वीकर सेक्शन, ठीक है, पुअर सेक्शन, तो इनका संरक्षण करना भी तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो यहाँ पे यही बातें हो रही है कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जिसकी समीक्षा आवश्यक है। पहला, घटना के बाद अधिकारी कहाँ गए? अधिकारियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आखिर घटना के बाद अधिकारी का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इनकी ही लापरवाही देखी जा रही है। अभी भी पूरा ये मामला को अच्छे से देखेंगे तो अधिकारियों की बहुत ज्यादा गलती इसमें दिखाई देती है। तो घटना के बाद अधिकारियों ने क्या किया? क्या उनके द्वारा की गई कार्रवाई जैसे कॉल्स, लघु संदेश सेवाएं, मतलब कि एसएमएस, उसके बाद वायरलेस संदेश और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकों के विवरण के रिकॉर्ड कहाँ है? हम जो जानते हैं वह यह है कि घटना की प्राथमिकी 17 मई को दर्ज की गई, ठीक है, और 2 महीने बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके 2 महीने बाद मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मणिपुर के, तब पहली गिरफ्तारी हुई। मामला जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का भी, जिन्होंने इन मामले का विस्तृत शिकायत मिलने की पुष्टि की। वह कहती है कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को अनुरोध भेजा। तो उनका कहना है कि वो राज्य के अधिकारियों को जो रिक्वेस्ट भेजी वो खुद भी तो जा सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था, और खुद जाके वहां के अधिकारियों से जांच पड़ताल करके एक सही रिपोर्ट वो केंद्र सरकार को सौंप सकती थी। तो ये मुख्य मुद्दे जो हैं राज्य के भविष्य से जुड़े हैं, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट में एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है जिससे मणिपुर के बीच से ये योजना जा रही है, और ये जो हमारा वैश्विक पटल पे ना भारत का छवि खराब करता है, ठीक है, और लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना ये हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मैटर्स हैं, डोमेस्टिक मैटर्स, ये ज्यादा तूल ना पकड़े, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। तो यहाँ मणिपुर की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास के बारे में वस्तुतः कोई चर्चा नहीं की गई, जो उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता है। अभी मैंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो उत्तर पूर्व के हमारे राज्यों को दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है। मणिपुर को उस दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है मणिपुर को, और यहाँ पे ही इतना तनावपूर्ण माहौल होता है।
तो लेकिन अब किसी को आश्चर्य हो रहा है कि आपूर्ति लाइनें बाधित हो गई। अब ये जो आपूर्ति हो रही थी ये बाधित हो गई, जो विकास की जो योजना चल रही थी वो बाधित हो गई। राज्य में संघर्ष, हथियारों से भरी स्थिति और सीमा पार से विद्रोहियों और नशीली दवाओं के तस्करी के आरोप के साथ क्या और कैसे इस सपने को पूरा किया जा सकता है, यही सवाल राइटर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जो प्रयास किया हूं जो आज राइटर का व्यू था उसके अनुसार से समझाया जा सके। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।